धन्यवाद संचालक जी। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की मंडल स्तरीय महारैली की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अमन मेश्राम साहब, विभिन्न पार्टियों से आए हुए प्रतिनिधिगण, सम्मानित वक्तागण, पत्रकार बंधुओं एवं पूरे मंडल से बहुत बड़ी संख्या में आए हुए मूल निवासी भाइयों बहनों साथियों, आप सभी को पता है कि 2022 का चुनाव करीब आ गया है और जब चुनाव करीब आ जाता है तो बड़ी बड़ी रैलियां, बड़ी बड़ी सभाएं भी शुरू हो जाती हैं। केवल राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा ही सभा और रैलियां नहीं कर रहा है, बल्कि दूसरे लोग भी सभा और रैलियां कर रहे हैं। और कोई कह रहा है कि लाल टोपी से खतरा है, तो कोई कह रहा है कि मुझे देखकर दूसरे लोग लाल पीले हो रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपके हक की बात, आपके अधिकार की बात, आपके मुद्दों की बात ना तो लाल टोपी वाला कर रहा है, ना जो लाल पीले जिसको होने की बात कर रहा है, ना वो लोग करने का काम कर रहे हैं। तो ये जो 2022 का चुनाव है, ये वोट डालने से पहले सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। आजादी के 75 साल हो रहे हैं और 75 साल की आजादी में हमने बहुत वोट डाला, बहुत लोगों को जिताने का काम किया, बहुत लोगों को हराने का काम किया, लेकिन हमारी स्थिति परिस्थिति में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया। इसलिए हमको समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले विकल्प को मजबूत करने की जरूरत है। ऐसे ही किसी की बातों में आकर के वोट डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने हक अधिकार की बात समझना चाहते हो तो आपको समझना पड़ेगा कि इस समय मुल्क के हालात क्या है, इस समय मुल्क किन परिस्थितियों में गुजर रहा है। साथियों, जब हम मुल्क के हालात की बात करते, भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन साथियों, आजादी के 75 साल में भी जब आपके देश का राष्ट्रपति, जो कि अनुसूचित जाति के हैं, देश में राष्ट्रपति बन सकते हैं लेकिन मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। रामनाथ कोविंद जी जब पुष्कर के मंदिर में गए तो उन्हें धक्का मार करके बाहर किया गया, धक्का मार करके बाहर किया गया। अगर राष्ट्रपति के साथ ऐसा हो सकता है तो आप शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ में क्या हो सकता है, ये बताने और समझाने की जरूरत नहीं है। प्रतिदिन हमारे लोगों के साथ छुआछूत होता है और हमारे लोग उसको भोगते हैं, उसको झेलते हैं और उसको बर्दाश्त करने का काम करते हैं। आजादी के 74 साल में शेड्यूल कास्ट के साथ छुआछूत बंद नहीं हुआ है, बल्कि अभी भी जारी है। शेड्यूल कास्ट के हालात खराब, कहीं मूंछ रखने की वजह से पीट दिया जाता है, कहीं घोड़ी पर चढ़कर बारात निकालने की वजह से पीट दिया जाता है। इतने ज्यादा शेड्यूल कास्ट के हालात खराब हैं। अगर आदिवासियों की बात करें तो इस देश के जो आदिवासी हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में लिखा कि आदिवासी जिस इलाके में रहते हैं वहां के जल पर, वहां के जंगल पर, वहां के जमीन पर आदिवासियों का ही अधिकार है। लेकिन साथियों, इस देश में आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से खदेड़ा जा रहा है और जब आदिवासी इसका विरोध करते हैं, उन्हें नक्सलाइट घोषित किया जाता है, उन्हें गोलियों से मारने का काम किया जाता है। शेड्यूल कास्ट के हालात जैसे बदतर है, वैसे आदिवासियों के हालात भी बदतर है। इस देश में अलग अलग प्रकार की माइनॉरिटीज के लोग रहते हैं। अभी जब सिख लोग किसानों के समर्थन में खड़े होकर के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे थे तो सिखों को खालिस्तानी बोला जा रहा था। जो ईसाई लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, उनके चर्चों पर हमले किए जा रहे हैं और जो बुद्धिस्ट लोग हैं, उनके जो बुद्धिस्ट स्थल हैं, बुद्धिस्ट स्थलों पर मनुवादियों और ब्राह्मणवादियों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। हालात माइनॉरिटीज के भी खराब हैं और जो देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, जिसे मुस्लिम माइनॉरिटी कहा जाता है, आजादी के 74 साल में
मुसलमान इस पोजीशन में भी नहीं आ पाया कि भाई शेड्यूल कास्ट को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी की बात कही गई, शेड्यूल ट्राइब को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी की बात कही गई, ओबीसी की संख्या 52% है मगर केवल 27% मिला, तो हम मुसलमानों की जितनी संख्या है हमको भी संख्या के अनुपात में भागीदारी मिलनी चाहिए। आजादी के 74 साल में मुसलमान ये बात भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आजादी के 74 साल में मुसलमानों को कभी आतंकवादी बोला गया, मुसलमानों को कभी पाकिस्तानी बोला गया, और हालत तो यहाँ तक खराब है कि मुसलमानों का परसेंटेज देश में कम है और जेल में ज्यादा है। इतने ज्यादा हालत खराब है। मामला यहीं तक नहीं रुका है, मुसलमान के घर में किस चीज की बिरयानी पक रही है आजकल मुसलमान नहीं तय करते, मुसलमान के घर में किस चीज की बिरयानी पक रही है ये तय करने का काम भी आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के गुंडे करते हैं। कभी भी किसी मुसलमान को चौराहे पर पीटा जाता है, मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया जाता है। हालात इतने ज्यादा खराब है। इस देश की बहुत बड़ी आबादी पिछड़ा वर्ग है जिसे ओबीसी कहा जाता है, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। देश में पिछड़े वर्ग की संख्या अगर आज की तारीख में गिनती हो जाए तो 52 से 60% है, लेकिन साथियों आजादी के 75 साल में देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की गिनती हुई, मगर 60% पिछड़ों की गिनती नहीं हुई। हमने पिछड़ों को पूछा दुनिया में कितने अजूबे हैं, तो हमारे पिछड़े भाइयों ने हमको बताया कि दुनिया में 7 अजूबे हैं। हमने कहा अपनी तरफ नहीं देखा क्या, तो हमारे पिछड़े भाई चौंक गए कि अपनी तरफ देखने का क्या मतलब है। अरे हमने कहा दुनिया के 8वें अजूबे तो हम पिछड़े वर्ग के लोग ही हैं जिनकी लोकतंत्र में संख्या 52 से 60% है, लेकिन आजादी के 74 साल में हम अपनी गिनती तक नहीं करवा पा रहे हैं, तो दुनिया के 8वें अजूबे हम पिछड़े वर्ग के लोग हैं। साथियों समझने की जरूरत है, जिनकी देश में आबादी 85 से 90% है। अगर आप नौजवानों की बात करो तो इस देश का जो नौजवान है वो इंटर पास करता है, बीए पास करता है, बीएससी पास करता है, टेट पास करता है, सुपर टेट पास करता है, और जब पास करता है और पास करने के बाद में वो सरकार को कहता है कि हमारे हाथ को भी काम दो, हम भी इस देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। और ये मांग करने के लिए जब वो सड़कों पर उतरता है तो उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं देती है, उनके हाथ को काम नहीं देती है, बल्कि लाठी डंडे मारकर उनका हाथ पैर तोड़ने का काम जरूर करती है। नौजवानों के हालात खराब है। अगर महिलाओं की बात करें, प्रतिदिन महिलाओं के ऊपर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। खबरें आप अखबारों में पढ़ रहे हैं, लाखों किसान देश में आत्महत्या कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी पहले कह रहे थे 3 कृषि कानून अच्छे हैं, और जब वापस लेने का समय आया तो कहा हम किसानों को समझा नहीं सके, इसलिए वापस लेने का काम कर रहे हैं। और फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे अपनी उपलब्धि बता रहे हैं कि हमने 3 कानून वापस ले लिए, ये हमारी उपलब्धि है। अरे भाई वापस लेने में कौन सी उपलब्धि है? आपने तो कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो किसानों की आय दोगुना करने का काम करेंगे। दोगुना तो किया नहीं, बल्कि 3 कृषि कानून बना करके साल भर किसानों को सड़क पर बैठाए रखा। सैकड़ों किसान उस लड़ाई में शहीद हो गए। तो कौन सा किसानों के साथ अच्छा काम कर दिया? तुमने ही पत्थर मारकर हमारा सर फोड़ा और फिर कहा नहीं तुम्हारे सर पर पट्टी हमने बंधवा दिया तो हमने अच्छा काम कर दिया। साथियों समझने की जरूरत है, इस देश का जो मजदूर है अगर वो 2 टाइम की मजदूरी ना करे, एक दिन मजदूरी ना करे, तो दूसरे दिन उसके घर में चूल्हा जलने का संकट पैदा हो सकता है। तो इतनी बड़ी जो समस्याएं हैं, जो देश की 85-90% की आवाम है उसके साथ में इतनी बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन हमको बताया जाता है उसको हरा दो, उसको जिता दो। हमको यही बताया जाता है, हमको यही समझाया जाता है और हम यही समझते हैं। 2014 में जब मोदी जी आए थे तो मोदी जी ने कहा था कि हम काला धन वापस लाएंगे, हर गरीब के खाते में 15 लाख डालेंगे। हमारे लोगों ने सोचा काला धन वापस आएगा, हर गरीब के खाते में 15 लाख आएंगे, तो हमारे लोगों ने मोदी जी को वोट दे दिया।
मोदी जी ने यह भी कहा था कि हम पिछड़े वर्ग के हैं, हम चाय बेचने वाले हैं, हम नीच जाति के हैं। हमारे लोगों ने सोचा पिछड़ा मोदी, पिछड़ा हम भी, चाय बेचने वाला मोदी, मतलब चाय बेचता है गरीब आदमी होगा, मोदी भी गरीब आदमी है, हम भी गरीब आदमी हैं, तो जरूर हमारा भला हो जाएगा। तो इसलिए नरेंद्र मोदी को 14 में प्रधानमंत्री बनाया। हमारे लोग समर्थन नहीं करते तो मोदी 14 में प्रधानमंत्री नहीं बनते। हमारे लोगों की समर्थन की वजह से 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। जब प्रधानमंत्री बने तो रात को 8 बजे टीवी पर प्रकट हो गए और कहा, भाइयों बहनों, आज से 500 और 1000 के नोट बंद किए जाते। हमारे लोग बहुत खुश हो गए कि अरे अब तो 500 1000 के नोट बंद हो गए, काला धन वापस आ जाएगा, जितने पूंजीपति उद्योगपति हैं वो तो फांसी लगाकर मर जाएंगे या सड़क पर आकर के ठेला और रिक्शा खींचने का काम करेंगे। ऐसा हमारे लोगों को बताया गया, ऐसा हमारे लोगों को समझाया गया। लेकिन साथियों, एक भी अडानी अंबानी बिरला लाइन में लगने का काम नहीं किया। लाइन में कौन लगा? तो हमारा गरीब लगा, हमारा किसान लगा, हमारा मजदूर लगा, हमारे घरों की महिलाएं लाइन में लगी और बहुत सारे लोग लाइन में लगते 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 मर गए। तो इतना बड़ा अन्याय हमारे साथ में हुआ। और इतना ही नहीं हुआ, वो 15 लाख देने की बात कर रहे थे, लेकिन हमारे घरों में एक बहुत बड़ा बैंक, महिलाओं का बैंक होता है। महिलाएं प्रतिदिन अपने खर्चे से 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया बचा करके रखती है। और जब कभी घर में इमरजेंसी आती है, घर का कोई सदस्य बीमार हो जाता है, बच्चे की फीस के लिए पैसे नहीं होते हैं, दवा के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो महिलाएं वो पैसा देती है और उससे घर का जरूरी काम होता है। लेकिन ये नोटबंदी ने क्या किया? हमारे घरों की महिलाओं ने जो आटे के कनस्टर में, चावल के कनस्टर में, पुराने बक्से में, कहीं पर भी जो पैसा रखा हुआ था वो सारा का सारा पैसा बाहर चला गया। अरे 10 लाख देने की बात थी, वो तो आया ही नहीं। और जो आपने अपने बैंक में बचा कर रखा था वो भी आपके हाथ से निकल कर चला गया। तो हमारे लोगों को समझने की जरूरत है। फिर 2 बार के बाद एक बार फिर मोदी जी प्रकट हो गए टीवी पर और मोदी जी ने कहा, आज से जनता कर्फ्यू घोषित किया जाता है। हमारे लोग दिल्ली गए, बंबई गए, लुधियाना गए, पंजाब गए, किस बात के लिए? कि हम सम्मान पूर्वक अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। इसलिए पैसा कमाने के लिए दिल्ली, लुधियाना, बॉम्बे, पंजाब गए। और जब मोदी जी प्रकट होकर के लॉकडाउन कर दिए, जो हालात देश भर में दिखाई दिए, वो हालात तो जब भारत का विभाजन हुआ था तब भी नहीं दिखाई दिए थे। इतनी बड़ी त्रासदी कि महिलाएं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा कर रही है, रास्ते में बच्चे पैदा हो जा रहे हैं। इतने बुरे हालात में हमारे लोगों को पहुंचाने का काम किया। और जिन पिछड़े वर्ग की बात करते हैं मोदी जी और अपने को पिछड़ा कहते हैं, अरे मोदी जी, आपको तो अपने को पिछड़ा कहने पर भी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आप प्रधानमंत्री बने तो 314 पिछड़े वर्ग के बच्चे यूपीएससी की परीक्षा पास की। आपने उनकी नियुक्ति को क्रीमी लेयर के नाम पर रोक दिया, पिछड़े वर्ग के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दिया और पिछड़े वर्ग के लिए बजट में एक नया पैसा नहीं दिया। आप नारा लगाते हो सबका साथ सबका विकास। अरे सबका साथ सबका विकास का नारा लगाया, साथ हमारा लिया और सत्यानाश हमारा किया। विकास केवल अडानी और अंबानी का किया, सारे देश की संपत्ति अडानी और अंबानी को बेचने का काम किया और सारे पिछड़े वर्ग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सबका सत्यानाश करने का काम किया। समझने की जरूरत है, बजट के बगैर विकास नहीं होता और पिछड़ों को बजट में कुछ भी नहीं दिया। और देश में जानवरों की गिनती किया, मगर पिछड़ों की गिनती के लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाया कि पिछड़ों की गिनती नहीं कर सकते। 2017 का समय आया, यह उत्तर प्रदेश में चुनाव था और केशव प्रसाद मौर्य जो आपके ही मंडल के हैं, कौशाम्बी के रहने वाले हैं, उनका नाम आगे किया गया और कहा गया कि उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए। केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की बात सुनकर हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों ने सोचा, अरे दिल्ली में मोदी को प्रधानमंत्री बना लिया, पिछड़े वर्ग का आदमी है, अगर उत्तर प्रदेश में भी मौका है, केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना लेते हैं
नाम लिया केशव मौर्य का, वोट लिया केशव मौर्य के नाम पर, और जब बहुमत आ गया तो केशव मौर्य को उप बनाकर चुप कर दिया और उत्तराखंड के एक आदमी को उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के ऊपर थोपने का काम किया और योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। भाजपा वालों को उत्तर प्रदेश में एक भी लायक आदमी नहीं मिला जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता था। उत्तराखंड से आदमी लाकर उत्तर प्रदेश वालों के सर पर बिठाने का काम किया, और जब वो सर पर बैठ गया तो उसके बाद क्या किया? सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग के लोगों की हत्याएं हुई, चाहे कौशाम्बी में कुशवाहा की हत्या का मामला देख लो, चाहे प्रतापगढ़ में पटेलों की हत्या का मामला देख लो, या अभी पासी लोगों की सामूहिक हत्या का मामला देख लो, या बलिया में पाल बिरादरी को पुलिस और एसडीएम के सामने गोली मारी गई वो मामला देख लो। सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर, शेड्यूल कास्ट के लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा अन्याय और अत्याचार किया। हमारे लोगों को खास तौर से ये भी बताया गया था कि अरे भाई पटेल जी, अरे भाई कुशवाहा जी, अरे भाई पाल जी, अरे जब अखिलेश की सरकार होती है तो सारी नौकरियां यादव ले जाते हैं, बहन जी की सरकार होती है तो सारी नौकरियां चमार ले जाते हैं। अरे हमारी सरकार बनाओ, हमें ना तो यादव को देना है, हमें ना तो चमार को देना है, अरे सारी नौकरियां आपको मिलेगी। अरे कितनी मिल गई भाई? गोरखपुर यूनिवर्सिटी का मामला देख लो। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में क्या हुआ? एक ही जाति के लोगों का कब्जा करा दिया गया। बादा यूनिवर्सिटी का मामला देख लो। बादा यूनिवर्सिटी में क्या हुआ? एक ही जाति के लोगों का कब्जा करा दिया गया। कहीं पर भी हमारे लोगों को नौकरियां नहीं मिली। और इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर लिखने की वजह से हमारे सचिव को बर्खास्त कर दिया गया। इतना ज्यादा अन्याय और अत्याचार हो रहा है। इतना ही नहीं, 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, उसमें आरक्षण घोटाला हुआ, और ओबीसी के कोटे में मिश्रा जी चले गए, ओबीसी के कोटे में दुबे जी चले गए, ओबीसी के कोटे में चौबे जी चले गए। और जब इस पर लोगों ने विरोध किया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जांच किया, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना कि उत्तर प्रदेश में जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है उसमें घोटाला हुआ है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जब मोदी जी ने बनाया, खूब डंका पीटा कि हमने तो पिछड़ों के लिए आयोग बना दिया, हमने तो पिछड़ों के लिए आयोग बना दिया, हमने पिछड़ों के लिए आयोग बना दिया। लेकिन अब उसी आयोग की बात को ना योगी जी मानने के लिए तैयार हैं, ना मोदी जी मानने के लिए तैयार हैं। साथियों, आपके साथ कितना धोखाधड़ी हो रही है ये समझने की जरूरत है। और ये धोखाधड़ी हो क्यों रही है? क्योंकि हम मुद्दों के आधार पर वोट नहीं डालते, हम अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले को वोट नहीं डालते, बल्कि हम वोट किसको डालते हैं? या तो जाति के नाम पर वोट डालते हैं, या तो धर्म के नाम पर वोट डालते हैं। जाति और धर्म के नाम पर आजादी के 74 साल तक वोट डाला, इसलिए हमारा सत्यानाश हुआ है। अगर अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वालों को वोट डाले तो हमारा सत्यानाश नहीं होगा। आरएसएस बीजेपी के लोग हमारा सत्यानाश कर रहे हैं। हमारा वोट लेना होता है, कहते तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं। देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। हमें मुसलमानों का डर दिखाते हैं कि देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। क्या कभी हमने पूछा, अरे भाई आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोगों, मुसलमानों के कब्जे की बात कह रहे हो? आजादी के 75 साल में एक भी मुसलमान देश का प्रधानमंत्री हुआ क्या? क्या एक भी राष्ट्रीय पार्टी मुसलमानों की है क्या? क्या मुसलमानों का देश की विधायिका पर कब्जा है? क्या कार्यपालिका पर कब्जा है? क्या न्यायपालिका पर कब्जा है? क्या मीडिया पर कब्जा है? कहां मुसलमानों का कब्जा है? बल्कि सच्चर कमीशन तो ये कहता है कि मुसलमानों के हालत अनुसूचित जाति से भी ज्यादा खराब हो गए हैं। अगर मुसलमानों के हैं तो ये बात कहना कि मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, इसलिए आरएसएस बीजेपी को वोट दो। आपको धोखे में डालना है, आपका समर्थन लेके आपका ही सत्यानाश करना है। 92 में जो हमारे साथ धोखा हुआ था, जब 52% को केवल 27% आरक्षण दिया गया था, मंडल की 40 सिफारिशों में से केवल 1 सिफारिश लागू की गई थी और हमारे ऊपर क्रिमिनल ठोककर हमारा आरक्षण खत्म किया था, तब पिछड़े वर्ग के लोगों को
संसद भवन घेरना चाहिए था और अपना हक अधिकार लेना चाहिए था। निश्चित रूप से हमारी संख्या ज्यादा है, अगर हम लोग संसद भवन घेरते तो 60% को 60% मिलता, लेकिन हमारे बीच में आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने विनय कटियार को भेजा, कल्याण सिंह को भेजा, उमा भारती को भेजा, प्रवीण तोगड़िया को भेजा, रितंबरा को भेजा और कहा बाबरी मस्जिद घेर लो। जिनको अपने अधिकार के लिए संसद भवन घेरना चाहिए था उन्होंने संसद भवन नहीं घेरा, उन्होंने बाबरी मस्जिद घेर लिया और बाबरी मस्जिद घेर लिया तो जो 52 को 52 मिलना चाहिए था वो गायब हो गया और आपके बच्चों को आज तक अधिकार नहीं मिला। और जिस बाबरी मस्जिद को आपने गिराया और इस उम्मीद में आपको कहा कि यहाँ मंदिर बनेगा, अभी मंदिर बन रहा है, ट्रस्ट में एक भी ओबीसी को नहीं रखा गया। विनय कटियार का पता नहीं है, कल्याण सिंह का पता नहीं है, उमा भारती का पता नहीं है। हमने कहा अरे भाई मोदी जी, दूसरे लोग खराब होंगे लेकिन विनय कटियार तो बढ़िया वाले हिंदू हैं, कल्याण सिंह तो बढ़िया वाले हिंदू हैं, उमा भारती तो बढ़िया वाली हिंदू है, रितंबरा तो बढ़िया वाले हिंदू है, प्रवीण तोगड़िया तो बढ़िया वाले हिंदू है। कम से कम इनको ट्रस्ट में रख देते, दूसरों को ना रखते। लेकिन किसी को भी ट्रस्ट में रखने का काम नहीं किया, एक भी ओबीसी के व्यक्ति को ट्रस्ट में रखने का काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि पिछड़े वर्ग का इस्तेमाल करो और फेंक दो, ये इनकी नीति है। पिछड़े वर्ग 3 समय में हिंदू होते हैं, जब वोट डालना हो आरएसएस बीजेपी को तब हम हिंदू हैं, जब चंदा लेना हो तब हम हिंदू हैं, और जब मुसलमानों से लड़ना हो तब हम हिंदू हैं। लेकिन जब अपने हक अधिकार की बात करते हैं तब हम हिंदू नहीं होते। ये बात हमको समझने की जरूरत है। ना नरेंद्र मोदी ने हमारे हित में कोई काम किया, ना योगी ने हमारे हित में कोई काम किया। 22 का चुनाव आ गया तो इनको लगा कि वोट कैसे मिलेगा, तो हमारे समाज के 27-28 लोगों को मिनिस्टर बना दिया कि इनका नाम लेकर के, इनको इनका चेहरा दिखा करके वोट लूट लिया जाएगा। समय कम है, बहुत बात नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, जिनको मंत्री बनाया गया है उनका कोई दरोगा नहीं सुनता है। अरे जिन मंत्रियों का दरोगा नहीं सुनता है उनका चेहरा देखकर तुम वोट देना चाहते हो, तुम्हारी आने वाली जनरेशन का सत्यानाश हो जाए। जब जंगल कट रहा था तो जंगल को जो लकड़ी, जो कुल्हाड़ी काट रही थी, उस कुल्हाड़ी में जो बेत लगा था वो बेत लकड़ी का था। जब जंगल कट रहा था तो पेड़ देख रहे थे, अरे भाई ये कुल्हाड़ी हमको काट रही है, लेकिन पेड़ सोच रहे थे कि ये जो कुल्हाड़ी में बेत लगा है ये तो हमारा भाई है। जैसे कुल्हाड़ी में बेत जंगल के पेड़ों का भाई था लेकिन जंगल को काटने में मदद कर रहा था, वैसे इस देश में जो संविधान खत्म किया जा रहा है, जो लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, तो निजीकरण से आपके बच्चों की नौकरियां खत्म की जा रही है, आपका आरक्षण खत्म किया जा रहा है, उस कुल्हाड़ी से जिससे काटा जा रहा है उसमें बेत का काम करने का काम आपके हमारी जाति बिरादरी के जो नेता हैं, जो मंत्री बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो लोग करने का काम कर रहे हैं। और जिस दिन जंगल कट गया, कुल्हाड़ी से बेत निकाल कर फेंक दिया गया, जैसे कुल्हाड़ी से बेत निकाल कर फेंक दिया गया, वैसे जिस दिन संविधान लोकतंत्र खत्म हो जाएगा इनको भी निकाल करके फेंक दिया जाएगा। इसलिए हमको सतर्क रहने की जरूरत है। आखिरी बात कहना चाहता हूं, कभी बहुत सारे लोग टीवी पर बैठकर ये डर दिखाना चाहते हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए इधर उधर मत जाओ, केवल हमको वोट देने का काम करो। ऐसा बहुत सारे लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि देश में संविधान पर जब जब संकट आया तब वो लोग चुप थे जो आज टीवी पर बैठ करके ये कहने का काम कर रहे हैं कि संविधान खतरे में है। इसलिए हमें वोट दो। आपको याद दिला देता हूं, जब रिजर्वेशन प्रमोशन का मामला था, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, अगर वो हाई कोर्ट में सही आंकड़ा दे देती तो रिजर्वेशन प्रमोशन खत्म नहीं होता। लेकिन सतीश मिश्रा के कहने पर उन्होंने सही आंकड़ा नहीं दिया और रिजर्वेशन इन प्रमोशन का केस सुप्रीम कोर्ट चला गया और अखिलेश यादव के सांसद ने संसद के अंदर में रिजर्वेशन प्रमोशन का बिल फाड़ने का काम किया। इतना ही नहीं, अपनी सरकार में शेड्यूल कास्ट के लोगों का डिमोशन करने का काम भी अखिलेश यादव ने करने का काम किया। इतना नहीं, जब अनिल यादव ने सही तरीके से आरक्षण नीति लागू किया और त्रिस्तरीय आरक्षण लागू किया, आपके इलाहाबाद का मामला है, कितने बड़े बड़े आंदोलन त्रिस्तरीय आरक्षण के लिए हुए, आप सभी लोगों को पता होगा।
उतने बड़े बड़े आंदोलन होने के बावजूद भी अखिलेश यादव त्रिस्तरीय आरक्षण के समर्थन में नहीं खड़े रहे, बल्कि रंजना वाजपेयी के कहने पर अनिल यादव की बात नहीं माना और त्रिस्तरीय आरक्षण को खत्म करने का काम किया। बाद में रंजना वाजपेयी भी उनके काम नहीं आई और वो भी पार्टी छोड़ करके चली गई। तो साथियों, हमको समझने की जरूरत है, आज जो संविधान बचाने की बात करते हैं, जब उनको मौका था तो वो क्या कर रहे थे, जब उनकी सरकारें थी तो क्या कर रहे थे। अगर अखिलेश यादव मायावती चाहते, दोनों मिल करके शेड्यूल कास्ट का प्रमोशन बहाल कर देते और ओबीसी को भी प्रमोशन में आरक्षण दे देते और उत्तर प्रदेश में ओबीसी की जितनी संख्या थी उतना गिनती करके आरक्षण भी दे सकते थे और मंडल कमीशन की जो सिफारिशें लागू नहीं हुई थी उसको भी लागू कर सकते थे। लेकिन एक भी काम करने का काम नहीं किया। जब एनआरसी आया तो ये चुप थे, जब ओबीसी को नीट में आरक्षण नहीं दिया गया तब ये चुप थे, और जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने, बहुजन क्रांति मोर्चा ने आंदोलन किया और सरकार को झुकना पड़ा, नीट में ओबीसी का आरक्षण लागू हो गया, तो अखिलेश जी ने ट्वीट किया कि हमारे आंदोलन की वजह से सरकार झुक गई। तो तमाम सोशल मीडिया वालों ने लिखा कि अरे अखिलेश भैया, आप आंदोलन कहां चला रहे थे? शायद नाइजीरिया में चला रहे थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने देखा नहीं कि आप नीट में आरक्षण लागू करने के लिए आंदोलन चला रहे थे। तो हमें समझने की जरूरत है, जब संविधान जलाया गया तब ये गायब थे, जब सवर्ण आरक्षण लागू किया गया, सवर्ण आरक्षण संविधान पर हमला है, ओबीसी को 60% आरक्षण नहीं मिला और सवर्ण आरक्षण का समाजवादी पार्टी ने संसद के अंदर समर्थन किया, बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन किया। तो इनके चेहरों को बेनकाब करने की जरूरत है। इस देश में जब जब भी संविधान पर खतरा आया, जब जब भी लोकतंत्र पे खतरा आया, कोई एक आदमी है जिसने हमेशा सड़कों पर संघर्ष करने का काम किया है। चाहे वो 13 पॉइंट रोस्टर के समय नरेंद्र मोदी को भारत बंद करके झुकाने का मामला हो, चाहे ओबीसी को नीट में आरक्षण के लिए झुकाने का मामला हो, या फिर एनआरसी सीए पर आरएसएस बीजेपी की बोलती बंद करवाने का मामला हो, वो एक ही व्यक्ति है, वो एक ही नाम है, और वो नाम आप लोगों के सामने माननीय वामन मेश्राम साहब है, जिन्होंने हर संकट के समय में संविधान और लोकतंत्र पर हर संकट के समय में मजबूती के साथ सड़कों पर केवल लड़ा नहीं है, बल्कि आरएसएस बीजेपी को परास्त करने का काम किया है। और यहां तक सुप्रीम कोर्ट से केस जीतकर ईवीएम में पेपर ट्रेल लगवाने का भी काम माननीय वामन मेश्राम साहब ने किया है। इसलिए आपको समझने की जरूरत है, आरएसएस को अगर खत्म करना है तो आरएसएस केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है, आरएसएस पूरे देश में है। अगर आरएसएस को पराजित करना है, पूरे देश में पराजित करना होगा। जो टीवी पर बैठकर ये कह रहे हैं हमें वोट दो, हम आरएसएस को हराएंगे, उनका उत्तर प्रदेश के बाहर कुछ नहीं है। पूरे देश में अगर आरएसएस के बराबर किसी का संगठन है या आरएसएस से बड़ा किसी का संगठन है, माननीय मेश्राम साहब का है। आज वैचारिक रूप से आरएसएस को काउंटर किया, मेश्राम साहब ने हरा दिया है। केवल वैचारिक रूप से नहीं, सड़कों पर लड़कर मोदी को कई बार झुकाने का काम किया, आरएसएस को पराजित करने का काम किया, सुप्रीम कोर्ट से केस जीतकर पराजित करने का काम किया। अब एक ही जगह बची है, अगर आप लोग समर्थन करोगे 2022 के इलेक्शन में, एक जगह बची है उत्तर प्रदेश की विधानसभा से 2022 को आरएसएस को खदेड़ना होगा और 2024 में देश की लोकसभा से आरएसएस बीजेपी को खदेड़ने का काम करना होगा और योगी जी को हाथ जोड़ना होगा। योगी जी, आप उत्तराखंड से आके बहुत सेवा कर लिए उत्तर प्रदेश की, अभी माफ करो, आप वापस चले जाओ, हम उत्तर प्रदेश वाले उत्तर प्रदेश देख लेंगे, आपकी जरूरत नहीं है। तो साथियों, ये काम करना होगा और इसके लिए मेश्राम साहब ने राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया है। आपको यह तय करना है 2022 के विधानसभा में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के बगैर किसी की सरकार नहीं बननी चाहिए, ये बात आपको तय करना है। और इस लड़ाई में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा कंधे से कंधा मिला करके मेश्राम साहब के साथ इसीलिए खड़ा है कि पिछले 40 साल से मेश्राम साहब ईमानदारी से आंदोलन चला रहे हैं, बिना थके, बिना रुके, बिना झुके, बिना बिके आंदोलन चला रहे हैं। ये क्रेडिट बहुजन समाज में किसी भी नेता के पास में नहीं है। अकेला नेता वामन मेश्राम है जिसके पास ये क्रेडिट है, विश्वास करने लायक है। आप बात में बाबा साहब को अगरबत्ती जलाते हो, लेकिन बाबा साहब के समय बाबा साहब को जितनी
जितनी मदद मिलनी चाहिए थी उतनी मदद हमारे लोगों ने नहीं किया था। माननीय काशीराम के समय माननीय काशीराम जी को जितनी मदद मिलनी चाहिए थी उतनी मदद हमारे लोगों ने नहीं किया था। आज बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है, माननीय काशीराम साहब हमारे बीच में नहीं है, मगर उनके रूप में माननीय मोहम्मद मेश्राम साहब आज हमारे आपके बीच में है। इसलिए पूरी ताकत लगा दो, अपना एक एक वोट डलवाने का काम करो, अपने मोहल्ले अपने गांव का एक वोट डलवाने का काम करो और एक एक वोट डलवा करके राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा को जिता करके विधानसभा में भेजने का काम करो। हम आपको विश्वास दिलाते हैं अगर आपने ये काम किया तो 2022 में योगी को भी खदेड़ने का काम करेंगे और 2024 में मोदी को भी खदेड़ने का काम करेंगे और हमारे समाज के जितने हक अधिकार हैं उसको देने का काम करेंगे और जो नाइंसाफी का निजाम है ये ध्वस्त हो जाएगा और इंसाफ कायम हो जाएगा। इंसाफ क्या है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये इंसाफ है। ये अगर चाहते हो तो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का साथ दो। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद।